brought to you by Candid Dusting Powder and American Pistachios. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। आज बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के जमानत की खबर पर, जो मिलते मिलते रह गई। राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली, समर्थक खुश हुए, बाहर आने की तैयारी होने लगी, लेकिन हाई कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी। निचली अदालत से जमानत मिली क्यों और हाई कोर्ट ने उसे रोका क्यों? और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, जिनके केस में केजरीवाल अभी हिरासत में हैं, उनका क्या कहना है इस मसले पर? आगे क्या हो सकता है? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो बात शुरू करते हैं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से। सबसे पहले छोटे तरीके से संक्षिप्त रूप से खबर को जान लीजिए। 20 जून 2024 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की जज न्याय बिंदु की अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। नियमों के मुताबिक 21 जून यानी आज के दिन अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आना था। इसकी तैयारी कर ली गई, लेकिन मामला ईडी का है और दिल्ली के कथित शराब घोटाले वाले केस से जुड़ा हुआ है, इसलिए ईडी ने उनकी जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी और 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर जैन की सिंगल बेंच ने ईडी की याचिका पर सुनवाई पूरे होने तक राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। यानी अरविंद केजरीवाल फिलहाल अभी जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। अब मामले को विस्तार से जानते हैं। 20 जून 2024 दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुबह से सुनवाई चल रही थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं और न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई हुई थी। वेकेशन जज न्याय बिंदु इस केस की सुनवाई कर रही थी। स्कूलों की तरह देश की अदालतों में भी गर्मी की छुट्टियां होती हैं, लेकिन अदालतों में काम बंद नहीं होता। लिहाजा इन छुट्टियों यानी वेकेशन में भी जजों का रोस्टर बनाया जाता है ताकि न्याय की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। इसलिए वेकेशन जज इस केस की सुनवाई कर रही थी। अब 20 जून को ही सुनवाई में जस्टिस न्याय बिंदु ने दिन के समय अपना फैसला उन्होंने सुरक्षित रख लिया। शाम को अदालत बैठी तो फैसला सामने आया। अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर जमानत दे दी जाती है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी की लीगल टीम ने क्या कहा, वो सुनिए पहले। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है और जिस तरीके से देश की न्याय प्रणाली, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि इस देश को, लोकतंत्र को, इस देश को बचाने में न्याय व्यवस्था का बहुत बड़ा रोल है, उसकी आज जीत है। ये केस पूरी तरीके से फर्जी था, भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश का हिस्सा था। ईडी के लॉयर्स ने ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट बार बार कोर्ट की क्वेरीज पे कोई ऐसा सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई अभी तक नहीं दिया है। 2 साल से ज़्यादा इस केस के अंदर हमारे और बाकी नेता भी अंदर हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई भी सबूत ईडी कोर्ट के सामने नहीं दिखा पाई है। इस वजह से आज माननीय न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी है, रेगुलर बेल दी है 1 लाख के मुचलके पे। ये हम लोगों के लिए, देश के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है और सत्य की जीत है और अहंकार की कहीं ना कहीं हार हुई है। इस फैसले की खबर सामने आई और आम आदमी पार्टी के समर्थकों और नेताओं ने जश्न मनाया और प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। सुनिए किसने क्या कहा। जब देश के अंदर एक जनादेश आया है इस सरकार के खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे वक्त में बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा और दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खबर है। हम सब लोग उत्साहित हैं इस खबर को सुन के और मैं माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है उसको सर झुका के नमन करता हूं। बहुत बड़ा फैसला उन्होंने दिया है। जिस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट राहत देता है, उन्हीं कानूनों के तहत लोअर कोर्ट्स भी दे सकते थे, मगर उनके अंदर एक, मुझे लगता है, एक झिझक थी, कहीं ना कहीं रुकावट थी। और आज ये जो फैसला आया है, मुझे लगता है ये झिझक जो है ये लोअर कोर्ट्स की कम होगी। दूसरी बात, जो एएसजी राजू ने कोर्ट में कहा, उन्होंने कहा साफ साफ कि क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है इसलिए हम अप्रूवर्स को लाए हैं और अप्रूवर्स से गवाही दिलाने के लिए इंड्यूसमेंट जो है, जो लालच है, अगर दिया जाए तो वो गलत नहीं है। तो इससे साफ हो जाता है कि ईडी के पास इस मामले में कोई सबूत नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति के लोगों को और उनके बच्चों को जेल में डाला गया,
उनको 6-6 महीने जेल में सड़ाया गया। फिर उनके साथ सेटिंग की गई कि अगर आप जेल से बाहर निकलना चाहते हैं और छूटना चाहते हैं तो आप केजरीवाल के विरोध में गवाही दे दें, और उन्होंने अपनी झूठी गवाहियां दी, जिसके बलबूते पे केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया। भारतीय जनता पार्टी के और भाजपा के साथ साजिश करने वाले तमाम लोगों के चेहरे पर काली कुटी है। ये सच्चाई की जीत है। हम डे 1 से कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मामला फेक है, फर्जी है। हम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं सर झुका के। वहीं आपके राजनीतिक विरोधियों और सहयोगियों ने भी अपने अपने हिस्से के प्रहार भी किए अरविंद केजरीवाल पर। देखिए, ये बड़ा रेगुलर प्रोसेस है। कोर्ट किसी को बेल दे, किसी को बेल ना दे, जेल दे, ये कोर्ट के ऊपर निर्भर है। डिपेंड करता है जांच एजेंसियां वो किस तरह से केस को आगे बढ़ा रही हैं। अरविंद केजरीवाल के मामले में जो कल से मैं सुन रहा हूं, बेल पर इतनी खुशी या बेल होने के आहट पे इतनी खुशी, ये मैं अरविंद केजरीवाल गैंग के लोगों को ही इतना खुश होते देख सकता हूं। बेल कोई राहत नहीं है। बेल एक टेम्पररी प्रोसेस है कि आपके ऊपर केस चल रहा है। अब कई बार कुछ 50,000 लाख रुपए के, 10,000 रुपए के मुचलके पे, कुछ लोग तो 5,000 के भी मुचलके पे निकलते हैं। तो ऐसा प्रोसेस में सुन रहा था मैं। हमें कोर्ट के ऊपर भरोसा है। हम कोर्ट को दोषी नहीं देते। अंदर से बाहर आ रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं, ये सिलसिला मुझे लगता है चलता रहेगा, क्योंकि जो केसेस हैं, जो चार्जेस हैं, जो इल्जाम हैं और जिस तरह के सबूत हैं वो पुख्ता हैं। बाकायदा स्कैम हुआ है, जो एक्साइज का जो रेवेन्यू मिलना था वो नहीं मिला है, शराब की बिक्री हुई है, हवाला ऑपरेटर्स हैं, साउथ के ग्रुप को बाकायदा प्रॉफिटियरिंग के लिए उनको ये ठेके दिए गए हैं, सब ठेकों को प्राइवेटाइज किया गया है सरकारी पॉलिसी के विरुद्ध, और जो ठेके में बिक्री करके एक्साइज को फायदा नहीं हुआ है, स्टेट ट्रेजरी को फायदा नहीं हुआ है, आम लोगों को फायदा नहीं हुआ है, बल्कि नुकसान हुआ है। फायदा किसका हुआ है? शराब के विक्रेताओं को, और जो थोक में काम कर रहे हैं यानी कि होलसेलर्स को और शराब कंपनियों को। तो ये साफ जाहिर है, इसी की वजह से मनीष सिसोदिया इतने दिन तक जेल में हैं। इसी की वजह से चाहे वो विजय नायर हों या मगुंटा रेड्डी हों, उनसे पूछताछ की गई है। चाहे वो दिनेश अरोरा हों या अमित अरोरा हों या जो भी हवाला ऑपरेटर्स हों, उनके साथ पूछताछ हुई है कि कविता अभी भी जेल में है। तो जाहिर है बहुत बड़ा केस तो ये है। अब उनके तार केजरीवाल से किस तरह जुड़े हैं? केजरीवाल खुद संयोजक हैं, पूरे पार्टी के हेड हैं, और बाकायदा ये पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है, कैश में इस्तेमाल हुआ है ये पूरा पैसा। तो जाहिर है कब तक भागेंगे? तो ये अंदर बाहर, बाहर अंदर, जेल से बेल, बेल से जेल की जो स्थिति इनकी है ये बनी रहेगी। लेकिन जमानत पर यह फैसला 21 जून यानी आज के दिन दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा रोक दिया जाना था। लेकिन फैसले रोकने की बात समझने के पहले यह समझते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। दरअसल ईडी के आरोप हैं कि दिल्ली की शराब नीति से जुड़े केस में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत ली, जो बतौर चंदा आम आदमी पार्टी के खाते में जमा कराई गई, जिसका इस्तेमाल कथित रूप से गोवा चुनाव में किया गया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने लगातार इन आरोपों को नकारा ही है, लेकिन पूछताछ और जांच के लिए ईडी ने अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले लिया और कहानी शुरू हुई 21 मार्च 2024 की तारीख से। 21 मार्च 2024 को शराब घोटाला केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया। 1 अप्रैल 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दे दी। 2 जून 2024 को अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया और राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई, पहली अंतरिम जमानत की याचिका और दूसरी रेगुलर जमानत की याचिका। 5 जून 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड्स पर अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। 19 जून 2024 को इस दिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी। पर 20 जून 2024 आया जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की रेगुलर वाली जमानत याचिका को सुनते हुए उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया।
ये तो हो गई टाइमलाइन। अब कोर्ट में क्या हुआ वो भी समझिए। 20 जून को सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, ये नाम आप अक्सर सुनेंगे इस केस में, उन्होंने ये कहा कि जांच एजेंसी के पास पैसों के लेन देन के सीधे सबूत हैं। ये पैसे साउथ ग्रुप की तरफ से आम आदमी पार्टी को गोवा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए मिले थे। ईडी के मुताबिक साउथ ग्रुप नेताओं और शराब कारोबारियों का एक ग्रुप है। इस ग्रुप ने दिल्ली में नई शराब नीति लागू होने के दौरान शराब लाइसेंस के लिए लॉबिंग की थी और इसी मामले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी जेल में हैं। ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि उनके पास करेंसी नोट की फोटो है जो रिश्वत के तौर पर दी गई थी। कहा कि ईडी हवा में ये जांच नहीं कर रही है, उसके पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं। ईडी ने गोवा में केजरीवाल के एक 7 स्टार होटल 7 सितारा होटल में ठहरने का भी जिक्र किया और कहा कि होटल के बिल रिश्वत के पैसे से चुकाए गए थे। एएसजी ने यह भी दावा किया कि चनप्रीत सिंह नाम के आरोपी को 45 करोड़ रुपए मिले थे। इन्हीं रुपयों का इस्तेमाल गोवा में हुआ था। एएसजी एसवी राजू का यह भी कहना है कि चनप्रीत सिंह और एक और आरोपी विनोद चौहान उनसे लगातार संपर्क में था। दावा किया गया कि विनोद चौहान के अरविंद केजरीवाल के साथ अच्छे रिश्ते हैं। एएसजी एसवी राजू ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने जांच के दौरान अपने फोन का पासवर्ड देने से इनकार कर दिया था। तो ये तो वे दावे हो गए जो ईडी ने कोर्ट में किए थे। इन दावों का जवाब केजरीवाल की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील विक्रम चौधरी ने दिया। उन्होंने कहा कि ईडी के सभी आरोप सिर्फ अटकलों और अनुमानों पर लगाए जा रहे हैं। 45 करोड़ रुपए लेने के दावों को साबित करने के लिए ईडी के पास कुछ भी ठोस नहीं है। आरोपी विनोद चौहान और केजरीवाल की बातचीत को लेकर विक्रम चौधरी ने कहा कि दोनों के बीच 2 बार बातचीत हुई, लेकिन वो शराब नीति केस से जुड़ी हुई नहीं थी। विनोद चौहान ने केजरीवाल को बर्थडे विश किया था, तो ये बातचीत अपराध कैसे हो सकती है? जांच एजेंसी सिर्फ बयानों को सबूत मान रही है जो दूसरे आरोपियों या सरकारी गवाहों ने दिए थे। जांच एजेंसी द्वारा दायर किए गए बयानों में भी विरोधाभास हैं, ये केजरीवाल के वकील ने कहा। ये कोर्ट में दोनों पक्षों की बात आपने सुन ली, लेकिन अदालत जमानत के फैसले तक कैसे पहुंची? राउज एवेन्यू कोर्ट। इसके लिए हमें जज न्याय बिंदु के ऑब्जर्वेशंस को देखना होगा। जज न्याय बिंदु ने क्या क्या कहा वो भी जानिए। उन्होंने कहा कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ पक्षपाती कार्रवाई की। ईडी मुख्यमंत्री के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए कोई सबूत देने में नाकाम रही। ईडी केजरीवाल के खिलाफ सबूत देने में फेल रही है। ईडी मानती है कि केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए वे इसके लिए समय ले रही है। एक पूर्व ब्रिटिश जज की एक लाइन को कोट करते हुए टिप्पणी की जज न्यायबिंदु ने कि लॉर्ड ऑफ जस्टिस हेवार्ड की एक सुंदर पंक्ति है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। इस पंक्ति का इस्तेमाल अक्सर लीगल सिस्टम में किया जाता है। अगर कोई आरोपी खुद के निर्दोष साबित होने तक सिस्टम के अत्याचारों को सहता है तो उसे कभी पता नहीं चल पाएगा कि उसके पक्ष में न्याय हुआ। जज न्यायबिंदु ने कहा कि ईडी कुछ मुद्दों पर चुप है। मसलन केजरीवाल का नाम सीबीआई की पहली एफआईआर या ईडी की तरफ से दर्ज ईसीआईआर में नहीं है। ईडी ये भी साबित नहीं कर पाई कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर केजरीवाल के कहने पर काम कर रहे थे। ईडी अभी तक ये भी साबित नहीं कर पाई कि पैसों को गोवा चुनाव में कैसे इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसी ये भी साबित नहीं कर पाई कि विनोद चौहान का चरणप्रीत सिंह के साथ करीबी रिश्ता है। अगर वे दोनों सह आरोपियों को जानते भी होंगे तो भी इससे केजरीवाल के खिलाफ दोष कैसे साबित होगा? कोर्ट को जांच एजेंसी के खिलाफ ये निष्कर्ष निकालना पड़ रहा है कि वो बिना पक्षपात के काम नहीं कर रही है। ईडी को निष्पक्ष होना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि जांच एजेंसी न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत पर काम कर रही है। तो ये सारी बातें, ये जो आपने सुनी, ये जज न्याय बिंदु ने अपने 26 पेज के आदेश में कही। इस सुनवाई में कोर्ट ने सरकारी गवाहों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए। दरअसल सुनवाई के समय ईडी ने दलील दी थी कि जांच एक कला है और कभी कभी आरोपियों को जमानत का लॉलीपॉप देकर माफ कर दिया जाता है ताकि वो अपराध के पीछे की कहानी बता सकें। इस पर जज न्याय बिंदु ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये दलील की जांच एक कला है, उसके तर्कसंगत होने को लेकर ठहर कर हमें विचार करना होगा, क्योंकि अगर ऐसा है तो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस कलाकारी के जरिए सबूत जोड़े या घटाए जा सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई के दिन केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी तो अदालत ने कहा था कि केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है। 20 जून को जमानत देते हुए भी जज न्याय बिंदु ने सुप्रीम कोर्ट की यही बात दोहराई।
जज न्याय बिंदु से ईडी ने दरखास्त की कि जमानत के आदेश पर रोक लगाई जाए। जज ने मना कर दिया, जिसके बाद ईडी ने 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामला गया जस्टिस सुधीर कुमार जैन की बेंच के पास। बेंच ने सुनवाई के पहले कहा कि जब तक हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगी रहेगी, यानी अरविंद केजरीवाल अभी रिहा नहीं होंगे। फिर हाई कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई। उसमें क्या क्या हुआ अब वो भी जानिए। ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू ने शिकायत की, राउज एवेन्यू कोर्ट ने हमें ठीक से नहीं सुना, हमें अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया। जब हमारे दोस्त और केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील विक्रम चौधरी अपनी बात रख रहे थे तो मैंने कहा कि मैं उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा, पर कोर्ट ने कहा कि आप संक्षेप में अपनी बात रखिए, हमें अपना फैसला सुनाना है। जब केजरीवाल के वकील बोल रहे थे तो उनसे जल्दी में या संक्षिप्त में बात रखने को नहीं कहा गया, ना ही उन्हें टोका गया, लेकिन ईडी के वकील के साथ ऐसा हुआ। हमने सारे दस्तावेज फाइल किए थे, कोर्ट ने उन्हें देखा भी नहीं। उन्होंने कहा कि बहुत भारी भरकम दस्तावेज हैं, इस आदेश से अधिक विकृत आदेश नहीं हो सकता, ये भी एएसजी ने कहा। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज अप्रासंगिक हैं। बिना देखे आप कैसे बोल सकते हैं कि दस्तावेज अप्रासंगिक हैं? कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को तो ध्यान में रखा, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को ध्यान में नहीं रखा। कोर्ट ने कहा कि ईडी सबूत पेश कर पाने में असफल रही, जबकि हमने सबूत दिए हैं। आप भले ही मेरे खिलाफ निर्णय लीजिए, लेकिन गलत तथ्य पेश मत करिए। एक व्यक्ति से केजरीवाल ने कहा कि मुझे 100 करोड़ रुपए दीजिए, ये सीधे सीधे अपराध की ओर इशारा करता है। आप एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं तो आपको क्या जमानत दे दी जाए? ऐसे सारे मंत्रियों को क्या जमानत दे देनी चाहिए? हमने 45 करोड़ की धनराशि ट्रेस करके दिखा दिया कि उनका गोवा चुनाव में कैसे इस्तेमाल हुआ, फिर भी कोर्ट ने कहा कि हम नहीं दिखा सके कि पैसा कैसे इस्तेमाल हुआ। इसके बाद एएसजी एसवी राजू ने केस की डिटेल शेयर करना शुरू किया, जिस पर हाई कोर्ट ने उनसे आग्रह किया कि वो ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के मुद्दे पर अपनी दलीलों को सीमित रखें। इस पर केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि कल ट्रायल कोर्ट ने भी यही कहा था कि वो अपनी बात को बेल की सुनवाई तक ही सीमित रखें। इसके बाद केजरीवाल की ओर से पेश हुए विक्रम चौधरी और अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी। उन्होंने क्या कहा कि जमानत की सुनवाई को लेकर के एक भ्रम है, बस इसलिए कि इस केस में एक राजनीतिक द्वेष का एंगल भी है और जज ने इस संबंध में सारी बातें नहीं सुनी, तो इससे एएसजी राजू को अधिकार मिल जाता है कि वो जज की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाएं। ईडी एक पक्षपाती संस्था है और उनकी हर एक दलील और हर एक तर्क में पक्षपात दिखाई देता है। ट्रायल कोर्ट में 5 घंटे तक सुनवाई हुई और एएसजी राजू ने 3 घंटे 45 मिनट लिए, और जज इसलिए गलत हो गई क्योंकि उन्होंने सारे कॉमा और फुल स्टॉप को रिपीट नहीं किया। मैं खुद से पूछता हूं कि ट्रायल कोर्ट ने कौन सा अपराध कर दिया अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कोर्ट कर दिया। ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को विकृत बता रही है और समय मिलने को लेकर के सवाल उठा रही है। ट्रायल कोर्ट को कोई निबंध नहीं लिखना है, इसमें कोई विकृति नहीं है। मैं अलग तरीके से लिखूंगा और आप अलग तरीके से लिखेंगे, इसमें कोई विकृति नहीं है। जब तक कोर्ट 2+2=6 नहीं कहती तब तक कोई आदेश विकृत नहीं है। ऐसे केस में स्टे लगाना और कुछ नहीं है, बल्कि जमानत को कैंसिल करना होगा। केजरीवाल तक एक भी पैसा ट्रेस नहीं किया जा सका है। ये सारी बातें कही केजरीवाल के वकीलों ने। कोर्ट में और क्या हुआ, इसमें कानूनी पेंच क्या हैं, सुनते हैं उन पत्रकारों को जिन्होंने इस मामले को लगातार कवर किया है। तो अब जब ट्रायल कोर्ट की जो जज है न्याय बिंदु, उन्होंने जब अरविंद केजरीवाल को कल बेल दी थी, तब उन्होंने अपने ऑर्डर में बोला है कि ये जो ट्विन कंडीशंस हैं सेक्शन 45 के अंडर, कि इनोसेंस प्रूव करना चाहिए अक्यूज्ड को अपना, और ये सेटिस्फाई करना चाहिए कोर्ट को कि वो आगे कोई क्राइम कमिट नहीं करेंगे। इन दोनों कंडीशंस पे ट्रायल कोर्ट सेटिस्फाइड था, जिसके बेसिस पे अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी गई। लेकिन ये तीसरी चीज सेक्शन 45 में दी गई है कि ईडी को एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए अपोज करने का बेल, उस चीज को लेके ईडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने बोला कि सेक्शन 45 के अंडर उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी अरविंद केजरीवाल की बेल ट्रायल कोर्ट के सामने अपोज करने की। उन्होंने ये इस बेसिस पे बोला था कि जज ने बहुत ही जल्दी आर्ग्यूमेंट्स रैप अप कर लिए थे, ईडी को काफ़ी टाइम नहीं दिया था। उन्होंने ये भी बोला था कि जो रिबटल आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे उसमें अरविंद केजरीवाल के लॉयर्स ने बहुत सारे नए पॉइंट्स उठाए थे जिनको काउंटर करने का चांस ईडी को नहीं मिला। तो इस बेसिस पे उन्होंने बोला है कि उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। अब ये देखना रह जाता है कि क्या हाई कोर्ट ईडी के इन सबमिशन से सेटिस्फाइड है या नहीं। ईडी ने ऐसी स्ट्रैटेजी क्यों अपनाई, इसका भी कारण है क्योंकि उनको जब उन्होंने हाई कोर्ट अप्रोच करा था तब तक उनके पास ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी नहीं आई थी, लेकिन उन्हें स्टे चाहिए था ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पे। तो जब ऑर्डर की कॉपी नहीं थी और उन्हें ग्राउंड्स नहीं पता था कि किन ग्राउंड्स के अंडर अरविंद केजरीवाल को बेल दी गई है,
तब भी चैलेंज करने की उनके पास यही स्ट्रैटेजी थी, ये बोलते हुए कि हमें एक फेयर हियरिंग नहीं मिली है, जबकि ये पॉइंट ट्रायल कोर्ट के सामने कभी उन्होंने पुट अप नहीं किया था। ट्रायल कोर्ट में जब हियरिंग चली है 2-3 दिन, तब उन्होंने ये नहीं बोला था ट्रायल कोर्ट के सामने कि उनको एक आर्ग्यू करने का चांस नहीं मिल रहा, लेकिन हाई कोर्ट में आज ये ज़रूर बोला गया। तो अब 2-3 दिन में हाई कोर्ट ने बोला है कि वो अपना फैसला तैयार कर देंगे, और ये देखना रह जाता है कि किस हद तक ईडी के आर्ग्यूमेंट से हाई कोर्ट सैटिस्फाइड रहा है और किस हद तक नहीं, और क्या हाई कोर्ट का फैसला अरविंद केजरीवाल के फेवर में आएगा या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के। हम यहाँ पर ये साफ कर दें लल्लन टॉप की ओर से कि न्यायालय की पूरी कार्यवाही के ब्यौरे देना हर बार संभव नहीं होता, उसका ब्रीफ रूप रखा जाता है। वकीलों की दलीलों और बेंच की टिप्पणियों का क्रम कई बार बन नहीं पाता। बावजूद इसके दी लल्लन टॉप ने उपलब्ध जानकारियों को समेटने की कोशिश की है। दर्शक जानते हैं कि कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होती है, इसलिए हमने भावानुवाद ही पेश किया है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और आदेश को अगली तारीख तक के लिए रिजर्व कर लिया। सूत्र बताते हैं कि संभव है कि अगले हफ्ते हाईकोर्ट का आदेश सामने आ जाए और आदेश आने तक जारी रहेगा हाईकोर्ट का स्टे, यानी अरविंद केजरीवाल तब तक जेल में ही रहेंगे, जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। कोर्ट की सुनवाई के बाद आम आदमी पार्टी ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, सुनिए उसमें क्या कहा गया। इस ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में ईडी के केस की धज्जियां उड़ा दी गई। द एंटायर केस ऑफ ईडी हैज बीन डिमोलिश्ड by this order of trial court, और इस ऑर्डर के बाद ईडी का पूरा केस ढह गया है। अब ईडी के मामले में कुछ नहीं बचा। 2 साल से जिस इन्वेस्टिगेशन की नौटंकी केंद्र सरकार कर रही थी, वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन का जो किला बनाया था, वो ट्रायल कोर्ट के एक बेल ऑर्डर ने ढहा दिया। और ये जो जज साहिबा हैं, मुझे याद आता है इसी तरीके की एक जज साहिबा थी, गीतांजलि गोयल जी। 2 साल पहले उन्होंने भी ईडी से सत्येंद्र जैन साहब के मामले में जब कड़े प्रश्न पूछे तो उस जज को बदलवा दिया गया था। आप सबके सामने है। ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थितियों में उनके खेमे, उनकी पार्टी में क्या चल रहा है, जानकारी दे रहे हैं साथी पत्रकार। देखिए, अरविंद केजरीवाल को जब कल राउज एवेन्यू कोर्ट से उसके वेकेशन बेंच से बेल मिली थी, तो ये बिल्कुल ही सरप्राइजिंग फैक्टर था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता शॉक में भी रहे होंगे। शॉक इस लिहाज से कि आप जब कुछ भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, तब इस तरह इतनी बड़ी राहत मिले तो शॉक तो लगता ही है। और उसकी वजह ये रही है कि पिछले कुछ समय से, चाहे वो मनीष सिसोदिया का केस हो, संजय सिंह का केस हो या अरविंद केजरीवाल का खुद का मामला हो, हर बार ये ट्रेजेक्ट्री, एक ट्रेंड बन गया था कि जो लोअर कोर्ट है वहाँ से आपको अपनी बेल रिजेक्ट करानी है, फिर हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट जाना है, बेल वहाँ रिजेक्ट होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ कोई एक रोशनी की किरण दिखाई देगी आपको, जो इसमें उम्मीद होगी कि राहत मिल सकती है। संजय सिंह के केस में यही हुआ। अरविंद केजरीवाल को जब इंटरिम बेल मिली थी लोकसभा चुनाव के दौरान, तब भी यही हुआ था। तो कुल मिलाकर सरप्राइजिंग था। लेकिन आज फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पे पहले ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज ही अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे, जश्न का माहौल होगा। और जश्न इस वजह से होता क्योंकि एक रेगुलर बेल थी, कोई स्पेशल कंडीशनल बेल नहीं थी। तो उसकी बड़ी तैयारियां हो रही थी। लेकिन फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने उस प्रोसीडिंग पे स्टे लगाया। अब ये कहा गया है दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा ऑर्डर रिजर्व करके कि 2 से 3 दिन के अंदर वो ऑर्डर देंगे, और अगर दोनों ही पार्टियों में किसी को कोई सबमिशन देना है तो सबमिशन अपना जमा कर दें सोमवार तक। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी इस वक्त एक स्ट्रैटेजी, काउंटर स्ट्रैटेजी बना रही है। नर्वस है निश्चित रूप से कि जब भी इस तरह का मामला रिजर्व होता है, बेल रिजर्व होता है, तो मुश्किलें कई बार बढ़ती हैं आम आदमी पार्टी के लिए लीगली। लेकिन वो वेट एंड वॉच सिचुएशन में है। दूसरी तरफ फोकस पानी सत्याग्रह जो आतिशी कर रही है उस पे है। और संभवतः अगर दिल्ली हाई कोर्ट से इन्हें झटका लगता है तो स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेने जा सकती है आम आदमी पार्टी।
इस केस पर हमारी नजर बनी रहेगी। जब जो होगा हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। चलते चलते एक जरूरी अपडेट नीट परीक्षा वाले मसले पर। नीट में कथित पेपर लीक के मामले को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने 20 जून को तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी प्रीतम कुमार पर आरोप लगाया था। पर्सनल सेक्रेटरी का नाम पेपर लीक से जोड़े जाने पर तेजस्वी का बयान आया है। अब उन्होंने कहा है कि अगर प्रीतम ने कोई गलती की है तो उसे गिरफ्तार कर लें। देखिए, राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो, पीएस हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं। ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं ये लोग? क्यों ये लोग जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को? तो इशू को जो है डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। जो भी किंगपिंग है, कल मनोज झा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तस्वीर साझा कर दी है। अरे भाई, अगर कोई दोषी हो उसको बुला के पूछने में क्या दिक्कत है? बुलाए, गिरफ्तार करें, हमको क्या दिक्कत है? हम ही क्या देते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला लें। और जिसको ईओयू रिपोर्ट करता है उसको कोई ज्ञान तो है नहीं, कोई बातें पता चलता नहीं है उधर। तो एक बात स्पष्ट है, देख लीजिए कि जो भी मामला है, इस चीज़ को आज नहीं कल तो सब पता चल ही जाना है। और जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो बेनिफिशियरी हो सकता है, बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है, नीतीश कुमार है। उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के एक्स हैंडल से एक फोटो ट्वीट किया गया है। फोटो में बिहार बीजेपी अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ एक शख्स खड़ा हुआ है। इसे नीट पेपर लीक का मुख्य आरोपी या मुख्य आरोपियों में से एक अमित आनंद बताया जा रहा है। आरजेडी ने फोटो के साथ लिखा कि नीट परीक्षा पेपर लीक घोटाले का मुख्य आरोपी बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ। पार्टी का दावा है कि सम्राट चौधरी ने अमित आनंद के साथ अपनी कई तस्वीरें सोशल मीडिया हैंडल से डिलीट कर दी हैं। इसके बाद सम्राट चौधरी ने एक और बयान जारी किया और कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी से संबंध नहीं रखता। देखिए, एक ही समझ, पॉलिटिकल तौर पर कोई मिला हो तो मिल सकता है, लेकिन एकदम स्पष्ट रहिए, मैं व्यक्तिगत संबंध किसी से नहीं हो सकता है। ये पूरी तरह जिस पर भी है, जिन लोगों ने भी गलत किया है, उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। इससे पहले इंडिया टुडे की एक टीम अमित आनंद के घर पहुंची थी। अमित पटना के एजी कॉलोनी में रहता है। यहीं से आर्थिक अपराध शाखा ईओयू ने पेपर लीक से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे। फिलहाल अमित आनंद के घर पर ताला लगा हुआ है और उनकी गिरफ्तारी के बाद से परिवार के लोग भी फरार हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।